बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज कुछ सियासी और कानूनी मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर सदीक एडवोकेट साहब, जो कि सीनियर माहिर कानून हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अज़हर सदीक साहब, सबसे पहले मैं बात करूँगा सेनेट इंतखाबात के हवाले से। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन जो उनके अरकान असम्बली इस सेनेट इंतखाबात में वो उन्होंने वोट नहीं दिया अपनी हुकूमत को। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को क्या कानूनी इक़दामात करने चाहिए? बहुत शुक्रिया वसीम सतीश साहब। देखें, जहाँ तक तो बात बड़ी सिंपल सी है। मैं तो वैसे कह चुका था, एक 175 जो अरकान असेंबली हैं वो इंटैक्ट थे। ये यूसुफ रज़ा गिलानी और जब ख़वातीन फौजिया अरशद की सीट का इलेक्शन हुआ तो और वो हकायक ने भी साबित किया, 174 से वोट पड़े फौजिया अरशद को, एक ये शहरयार अफरीदी का वोट ज़ाया हो गया। लेकिन असल जो काम है वो जो 5 बिक गए थे, जिन्होंने पैसे लिए थे, उसका सबूत जो है अली अदर गिलानी की वीडियो में आ चुका था। पैसे देने का भी और प्रोजेक्ट देने के हवाले से भी, और कई चीज़ें आपके सामने। फिर मरियम ने दूसरी खबर जो मैंने ब्रेक की थी, वो की थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने टिकटें बेची हैं, कमिटमेंट की है, और पहले 28 थे, कोई एमएनए और एमपी और 19 पे कमिटमेंट कर दी थी उन्होंने। और वो मरियम नवाज साहबा ने वो सारी आपके सामने चीज रख दी थी, यानी उसमें तो कोई ऐसा मसला था नहीं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये सारे निजाम को सामने रखते हुए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया मैंने, 175 से 178 वोट कहा था, 180 वोट कहा था, 178 वोट ले लिए। इमरान खान साहब बड़ी थिन मेजोरिटी पे बैठे हैं। तकरीबन आप 178 में से 7 वोट निकाल दें, 7 वोट एक तरफ कर लें। अगर फर्ज करें 16 एमएनए हैं, 16 एमएनए के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी से निकालना पड़ेगा, डी सीट करना पड़ेगा। जब डी सीट कर देंगे तो जिमनी इलेक्शन होंगे, तो 16 की जो मेजोरिटी है आप उससे ये हाथ धो बैठेंगे। और ये टाइम नहीं है। नवाज शरीफ साहब पहले ही तय कर चुके हैं कि उन्होंने 16 टिकट देने हैं। वो तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब उनको डी सीट करें। इमरान खान साहब को देखिए 2 हल है। इलेक्शन कमीशन तो नजर नहीं आ रहा कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करेगा। यहाँ बड़ा एक आसान हल है। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इमरान खान साहब एक इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं और वो इंक्वायरी करके हकायक तक पहुंच सकते हैं। इनके खिलाफ एक्शन लेने का टाइम जो मेरा जहां तक ख्याल है, जब 4 साल इनके पूरे हो जाए, 4 सवा 4 साल पूरे हो जाए, उसके बाद उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक्शन लेने के बाद में पार्टी से निकाल भी दे जाएंगे, 5-6 महीने रह जाएंगे। अगर ज़िमनी इलेक्शन आगे लड़ना है और 3 महीने से पहले इलेक्शन हो नहीं सकते, चले 6 महीने के बाद आप आगे ले जाएं, तो ज़िमनी इलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। होगा भी तो टाइम इतना मिलेगा और आपके लिए आसानी रहेगी। इस स्टेज के ऊपर यानी 2 तो आपने देख लिया कि जो अली अदर गिलानी के साथ है, उन्होंने आके नारे भी लगा दिए और इमरान खान को एविडेंस भी फराहम कर दिया, तो आपके सर, सामने मौजूद है। मतलब वरना निकालना बात चाहें, देखिए निकालना ज़रा आप मुश्किल काम है। वजह ये है कि सेनेट का वोट देने से डिफेक्शन क्लॉज़ नहीं क्या लगती समझते है। हैं, इखलाकी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को उन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, इस लालच में कि ताकि मेरी हुकूमत खत्म ना हो जाए? देखिए, मैं बताऊँ, बात बात यहाँ पर इखलाकियात की नहीं है, बात इश्यू बड़ा सिंपल सा है यहाँ पर सियासत के हवाले से। इमरान खान साहब ने अपनी इखलाकियात के हाई स्टैंडर्ड तो मेरा ख्याल है रख दी उन्होंने। उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, कौम के सामने वो सारी बातें चीज़ें ले आए। लेकिन सवाल ये है कि अब ये पार्टी से निकाल भी देंगे तो डी सीट करना इतना आसान काम नहीं है। डी सीट करने के लिए सिर्फ सेनेट के इलेक्शन की बेस नहीं है, उसके लिए पर्चे दर्ज कराने पड़ेंगे। उन्होंने पैसे लिए हैं या उन्होंने टिकटों के वादे लिए हैं, वो 167 सेक्शन 168, 170 इलेक्शन एक्ट के तहत हो, और उसमें 172 में सजा दी है, 3 साल या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ये अगर तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर ना आते या ना पेश आते, तो फिर उनके खिलाफ बराह रास्त आर्टिकल 63 ए की कार्रवाई हो सकती है। वो जरा कार्रवाई जरा देर यानी मुश्किल है। फिर सिंध के अंदर उन्होंने अपने लोगों को शोकाज नोटिस जारी किए हैं, लेकिन उनको पार्टियों से निकालना इतना आसान काम नहीं है, बड़ा लेंथी काम है। ठीक है। अच्छा जी, मरियम नवाज़ साहिबा ने जो इतराफ़ किया था कि इस इलेक्शन में पैसा नहीं चला बल्कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है। तो उनकी इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर आप क्या समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी आपके सामने रख दूँ, अली अहदर गिलानी के खिलाफ भी मैंने सेक्शन 100 167, 168, 170, मरियम नवाज़ साहबा के खिलाफ ये पर्चा दर्ज होना चाहिए फौरी तौर पर। इलेक्शन कमीशन की खामोशी समझ से बाला-तार है। प्रेस रिलीज़ ने सारी कुछ पोज़ीशन बता दी कि इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर एक पार्टी नज़र आ रहा है, एक इदारे की तर्ज पे काम नहीं कर रहा। वरना तो आपने देखा इससे कबल नवाज़ शरीफ ने और उनके हवारियों ने
जब सुप्रीम कोर्ट की पनामा की जजमेंट आई, जजेस के बारे में क्या कुछ बातें की, रिव्यू भी खारिज हो गया, पार्टी की सदारत भी चलेगी, नैब के इदारों के बारे में क्या कहा, पाकिस्तान फौज और इदारों के बारे में क्या बात, किसी इदारे ने इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को इस तरह का रिएक्शन देना नहीं चाहिए था। बुनियादी तौर पर उन्होंने रिएक्शन दिया, वो मैं समझता हूँ गलत है। अब बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में अभी तक तो पर्चा दर्ज नहीं किया। पर्चा बड़ा वाज़ेह तौर पर बनता है और उनके खिलाफ कानूनी उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अली अजहर गिलानी को, मरियम नवाज को भी गिरफ्तारी बनती है ताकि एविडेंस इकट्ठी की जाए और रिकॉर्ड आ जाए। उनमें उनको 3 साल तक सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह यूसुफ गिलानी को भी हो सकती है। यूसुफ गिलानी का नोटिफिकेशन अगर जारी हो गया तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बात जाएगी। अगर नोटिफिकेशन जारी ना किया और इसमें रीपोल का ऐलान कर दिया तो उसके साथ साथ सेनेट के इलेक्शन दोबारा होंगे। लेकिन सर यहाँ पर एक और पेचीदगी भी सामने आई है, वो ये है कि जिन अरकान असम्बली के साथ अली हैदर गिलानी साहब की मुलाकात हुई थी और वो जो वीडियो मंजर पे आई थी, हमने देखा कि उन लोगों ने आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ मुलाकात की और खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि ये एक स्टिंग ऑपरेशन था। अगर ये स्टिंग ऑपरेशन था तो फिर उस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि इस वीडियो की क्या हैसियत रह जाती है? देखें, स्टिंग ऑपरेशन को भी मान लें, बात बड़ी वाज़ेह है कि जो वो तरीक़ाकार सिखा रहे थे, यानी ये तो वो लोग सामने आ गए ना जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था। असल तो वो लोग हैं कि जिनके साथ कमरों में बैठ के इस तरह प्राइवेट मुलाकातें होंगी, जिनको बताया होगा वोट कैंसिल कैसे करना है, आपने कैसे बिकना है, तो वो तो बड़े वाज़ेह तौर पर आ गई। ये वीडियो तो आपको लीड फराहम करती है, आपको बताती है कि ये काम हुआ और उन्हें अपना अली हैदर गिलानी ने नासिर शाह साहब से बात कराई, वो तो रिकॉर्ड पे चीजें आ गई हैं। इनमें देखे ना, अभी तो फिलहाल 2 आए हैं सामने, बाकी 2 लोग और हैं, यानी जो वहां पर मौजूद है, 4 लोग मौजूद थे। तो रिकॉर्ड में तो बात है कि गालिबन 7 वोट रिजेक्ट हुए थे, तो 60 वोट जो रिजेक्ट हुए थे वो पैसे लेने वाले लोग ही हैं या उनमें कोई टिकट वाले होंगे लोग। लेकिन सर अगर स्टिंग ऑपरेशन ही था, तो आप क्या समझते हैं कानून में इसकी कोई गुंजाइश है कि एक शख्स खुद किसी को ऑफर कर रहा है कि आप मुझे बताओ कि मैंने वोट कैसे कैंसिल करने हैं, मैंने आपको वोट देने के लिए मुझे तरक्याती फंड भी चाहिए, तो इस कंडीशन में फिर कानून क्या कहता है? देखिए ना, आप फर्ज करें या लूर किया, मैंने ये लूर कर लिया चलें, लेकिन आपने तो मौका दे दिया ना कि मुझे टिकट दोगे तो मैं तुम्हें फंड ले दूंगा, मुझे टिकट दोगे तो मैं पैसे दे दूंगा। अगर तो ऑफर किए ना, ऑफर से एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस जिसने की है ज्यादा कसूरवार तो वो बन गया कि जो एडवांटेज तो उसको होना था, फायदा तो यूसुफ रज़ाक गिलानी को था। यानी वो तो जो भी, अगर इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन भी किया तो उन्होंने फंसा दिया और वो सारी चीजें सामने आ गई आपके। लेकिन एज़ अ सदीक साहब जो ऑफर कर रहा है, फ़ायदा तो उसको भी है, वो भी उसने भी फ़ायदा हासिल आपको तो करने कुछ के भी, लिए ऑफर किया। उनके खिलाफ इलेक्शन में मैंने बता दिया, और उसके अलावा इन सब अफराद के खिलाफ एक बड़ा खतरनाक पर्चा दर्ज हो सकता है। सेक्शन 9 का करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का दर्ज हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है। तो वहां अगर देखा जाए तो इन सब के खिलाफ जब पर्चे दर्ज होंगे तो फिर ये नहीं है कि ये बच जाएंगे, वादा माफ गवाह बन जाए तो एक अलग इशू है, वरना तो ये भी सारे मरेंगे। अच्छा, ये जो जो लोग अली हैदर गिलानी के साथ वीडियो में मौजूद थे, उनके ऊपर भी पर्चा दर्ज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है पर्चा उनके ऊपर। अच्छा, लेकिन वो अब अच्छा आप एविडेंस साबित करेंगे ना, कि एविडेंस में चीजें आ गई कि वो बाकायदा शामिल थे। अगर तो स्टिंग ऑपरेशन में थे, अगर तो फंसाने की या उनको अपना ओपन करने के लिए, उनका पर्दा चाक करने के लिए कह रहे तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो नोटिफ़िकेशन है, उसको रोका जाए। तो क्या आपके ख़्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नोटिफ़िकेशन रोकेगा? अच्छा, उन्होंने तो लेट दायर किया, मैंने तो बहुत पहले दे गया था। मैं तो 6 फरवरी को बाकायदा कमेटी बनाने का कहा था कि जो पहली वीडियो आई थी इस हवाले से। फिर 2 फरवरी को मैंने बाकायदा लिख दिया था, मैंने इलेक्शन पोस्टपोन होने का कहा था। मुनीर अहमद एडवोकेट की तरफ से दरखास्त दी थी और बाकायदा अंदराज मुकदमा की दरखास्तें भी दी थी। फिर 4 को मैंने नोटिफिकेशन रोकने के लिए भी कहा है, 4 को मैंने पर्चा दर्ज करने के लिए भी कहा है। अब ये इस इलेक्शन कमीशन को चाहिए था ना कि एनए 75 की तरह जल्दी जाग जाता। 2 वीडियो की बुनियाद पर सारा इलेक्शन रीपोल का ऑर्डर कर दिया। रात 4 बजे तक वो जागते रहे। चीफ सेक्रेटरी वेल अनअवेलेबल थे। आईजी आपके सामने है, प्रेस रिलीजों के अंदर ये सारा कुछ बताया था। यहाँ भी देखे 11 तारीख के लिए रखी है, 12 को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है। फर्ज करें अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो यूसुफ गिलानी को तो रेमेडी कोई नहीं है। इसी तरह फर्ज करें जारी हो जाता है
अगर इनके खिलाफ आगे लेके जाना है तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जा सकेंगे? इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होनी है। सेक्शन 9 का इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत प्रोसीडिंग है, तो वहां दोनों की तरफ से देखा जाए तो ये तो अपना बहुत इस हफ्ते के अंदर हेयरिंग हो जानी चाहिए थी। नहीं देनी, ज्यादा मंडे को हेयरिंग रख लेते, 8 को हेयरिंग रखते, दिन इतने होते। इलेक्शन कमीशन मेरी समझ से बाहर है कि 11 की डेट क्यों रखी है, पहले डेट क्यों नहीं रखी? तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो उसके ऊपर इल्ज़ामात आजकल लग रहे हैं, वो इल्ज़ामात सही लग रहे हैं? क्या फ़ेवर की जा रही है अपोज़िशन जमातों की? देखिए, ज़ाहिर तो बायस्ड लग रहे हैं। उनकी उनकी जो प्रेस रिलीज़ जारी नहीं करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ प्रेस रिलीज़ जारी करने की जो चीज़ें उन्होंने एडमिट कर ली हैं, यानी वो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बारकोड लगा के करें, मुतनासिब नुमाइंदगी आनी है, खरीदो-फरोख्त नहीं होनी चाहिए। वो खरीदो-फरोख्त हो गए, यानी एक तरफ वोट पड़ रहे हैं 174 फौजी अरशद को, दूसरी तरफ पड़ रहे हैं 164। तो ये वोट तो आपके सामने कैंसल होने का सारा जो वीडियो सामने आ गई थी, वो जो कौन सी शफाफियत की बात रह गई है? तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपना माइंड दे दिया है। उनकी उस प्रेस रिलीज जारी करने के ऊपर मैं समझता हूँ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास जाया जा सकता है, ये मिसकंडक्ट के जिम्मे में आ सकता है और आर्टिकल 209 के तहत मेंबरान को रिमूव किया जा सकता है। तो सर बस आखिरी सवाल इससे रिलेटेड करूँगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर 12 तारीख को अपोज़िशन की जानिब से उनको चेयरमैन सीनेट का उम्मीदवार बनाया गया है, अगर वो चेयरमैन सीनेट बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद भी उनकी न्यायालय का खतरा रहेगा और ये केस मज़ीद आगे चलेगा? अच्छा, पहली बात तो है मैं बता दूं आपको, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तो मुस्तफा जो सादक संजरानी है वो कोई 53 वोट के साथ ना चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे। मैं फिगर भी बता रहा हूँ, ये फिगर संभाल के रखिएगा आप। दूसरी बात यहाँ तक क्या है कि यूसुफ रज़ाक गिलानी फर्ज करें नोटिफिकेशन जारी हो गया और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज इलेक्शन, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उनका सारा इलेक्शन जो है वो वाइड डिक्लेयर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार मौजूद है, तो वो ना सिर्फ सेनेट के से जाएंगे बल्कि चेयरमैन सेनेट से भी चले जाएंगे। तो सर आपकी जो इत्तलात हैं कि सादिक संजरानी चेयरमैन सीनेट बन जाएँगे, तो क्या वहाँ पर भी खरीदो-फरोख्त होगी फिर? उनके तो नंबर पूरे नहीं हो रहे इस वक़्त। देखिए, बज़ाहिर जो 6 इंडिपेंडेंट है, 6 इंडिपेंडेंट को कहीं काउंट नहीं किया जा रहा। अगर उनको साथ शामिल किया जाए, तो ये देखें ना, ये 49 और 51 के करीब चली जाती है बात, 49 और 51। और जैसे सादा संजरानी ने पहले बलूचिस्तान कार्ड को इस्तेमाल करते हुए अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर वोट हासिल किए थे। मेरा ख्याल है कि ये खरीदो-फरोख्त वाला एलिमेंट यहाँ तक ज़रा मुश्किल है। वो हो भी सकता है, लेकिन सादक संजरानी को एक एज बलूचिस्तान का है। वो बलूचिस्तान का एज जो है ना, यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पंजाब से होंगे, वज़ीर आज़म पहले ही यहाँ से इस इलाके से है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यूसुफ रज़ा गिलानी को एक बलूचिस्तान के कैंडिडेट के सामने अपने आप को स्टैंड करना। और मैं वाक़ई मैं कैलकुलेशंस के मुताबिक भी समझता हूँ कि सादक संजरानी बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत जाएँगे।